बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। फाइनली पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेके इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस हमें डूबियस होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं सियासी जमातों की, जिस तरह से मेल मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरह से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातें हो रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी तेजी के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस सारे प्रोसेस को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपने तय अपना बड़ा सरगर्म किस्म का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि ये प्रोसेस अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। ये खुशाइन बात है, मगर जिस तरह से तकरीबन ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, बमुश्किल कह सकते हैं कि 64-65 दिन बाकी रह गए हैं, या 2 महीने का वक्त कह सकते हैं कि बाकी रह गया है, तो इसको तो बड़े अच्छे अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए। मगर एतराजात का भी एक टोकरा है जो हमारे सामने आ रहा है। पहले बलोचिस्तान के हवाले से भी आवाज़ें सामने आ रही थी कि हालात तो वाक़यात कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है। फिर KPK के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, पर मौलाना साहब ने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर सर्दी है, तो हम अपनी इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते। फिर अब कराची से भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एतराज़ हमारे सामने आया है, जिन्होंने हल्का बंदियों पर एतराज़ उठा दिया। क्या इस किस्म के जो पॉइंट्स हैं, क्या इस किस्म की जो रुकावटें हैं, वो इलेक्शन के प्रोसेस को डूबियस या फिर इलेक्शन के प्रोसेस में कोई रखना डाल सकती हैं? इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम आमिर मतीन साहब का तजिया शामिल करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल को लेकर और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक बड़े सख्त किस्म की एक जंग शुरू हो गई है, जो मैं कहूँगी लिफाजी नहीं है, बयानात इतने ज़्यादा शदीद हैं कि वो शायद मुस्तकबिल के अंदर कोई और भी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम बात करेंगे। हल्का बंदियों के हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सादा अक्सरियत हासिल करने के भी उनके दावे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं जी, वो झाड़ू फेर देंगे। बहुत सारी जमातें हैं जो समझती हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट करके अपनी मर्जी के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील कर सकते हैं। मगर आमिर साहब का तज़किया लेंगे कि असल में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, किस सियासी जमात की क्या पोजीशन है, कौन कितनी सीटों का मार्जिन लेकर आगे बढ़ सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा जब भी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है तो याद रखिए कि इसमें कमोबेश हज़ारों की तादाद में जो उम्मीदवार होते हैं वो टिकट्स के लिए दरख्वास्तें देते हैं। दरख्वास्त का तरीक़ेकार क्या होता है? अब हज़ारों लोगों को तो टिकट्स नहीं दिए जा सकते, इसमें क्या कोई फ़ीस अदा करनी पड़ती है? अगर कोई फ़ीस दी जाती है किसी उम्मीदवार को, अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या वो काबिल वापसी होती है? मुस्लिम लीग नून में अभी हज़ारों की तादाद में टिकट्स के लिए उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं। ये पूरा प्रोसेस है। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी होंगे जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, मैं कहूँगी शॉकिंग डिटेल्स हैं, जो आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके ऊपर भी बात होगी। और मैं इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ने से पहले सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी वेलकम करूंगी। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आपकी इजाजत से आमिर मतीन साहब कहूंगी। आमिर साहब, पहला सवाल तो मैं आप ही से करूंगी कि हम हमेशा ये बात करते रहे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के प्रोसेस से आगे बढ़ना चाहिए, मगर ये जो आ रहा था कि जी इलेक्शन कमीशन ही अपने तय रुकावट है, मुझे नहीं लगता अब रुकावट है, वो तो अब तुल गया कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, हर सूरत होगा, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। जी, मैं हमारे जैसे बेताशा लोगों को ये बड़ा एतराज़ था और एतराज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक गैग ऑर्डर आ गया कि जनाब इलेक्शन की इल्तवा के हवाले से किसी किस्म की स्पेकुलेशन नहीं हो, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पर उसको बड़ी सख्ती से जो वो मना किया गया कि आप बिल्कुल भी इससे कोई बात नहीं करेगा, तो कुछ एतराज़ात थे और हैं। मगर अब हाइंडसाइट में बाद नज़र में लगता है कि वो बड़ा ज़रूरी था कि ये पुरानी एक वारदात है कि जब कुछ काम किया जाता है, कोई आइन के ख़िलाफ़ काम किया जाता है, तो पहले इस तरह के कोई फीलर छोड़े जाते हैं, फिर उसके बाद कोई जाली सी पटिशनें आ जाती हैं, फिर यहाँ से वहाँ से इक्का दुक्का आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, और वो बिल्कुल नज़र आ रही हैं कि 1-2 पटिशनें आ गई हैं जी, मौसम जी बड़ी ज़्यादा KP के अंदर जी सर्दी बड़ी ज़्यादा है, कोयटा में जो है और प्रॉब्लम्स हैं, फिर MQ तरफ से ये आ गया कि जनाब हल्का बंदियों की हमारी शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह की। मगर जिस तरीके से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है और पैमरा की तरफ से भी इसका नोटिस लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने ये जो ऑब्जर्वेशंस दी थी शायद ये ज़रूरी थी, क्योंकि और मेरा अपना यकीन है, मैं लाहौर में आया हूँ यहाँ पे, कि यहाँ का माहौल देख के मुझे लगता है कि इलेक्शन ये जो कोशिशें की जा रही हैं रुकवाने की बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये रुकते नहीं हैं। वो इसलिए कि 3 पॉलिटिकल मेजर पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, तीनों इस वक्त चाहती हैं कि इलेक्शन हो।
पीटीआई के बुरे हालात हैं, उनके लोग ज़्यादातर जेल में हैं, एग्ज़ाइल में हैं, भागे में हैं, बड़ी मुश्किलात में हैं, मगर उनको नज़र आता है कि इलेक्शन के में एक वो तो समझते हैं, उनका एक बहुत बड़ा तबका है जो कि वो समझता है कि हमारा अभी भी चांस है, और वर्स्ट वो अगर पार्लियामान में हुकूमत नहीं भी बनाते तो पार्लियामान के होने से उनको एक सिक्योरिटी का एहसास होगा, ये उनके यहाँ ख्याल है। उसके बाद नून लीग में लाहौर में आया हूँ, नून लीग को ये बड़ा इस दफ़ा यकीन है कि हमारा अभी दाव लग रहा है, हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ हालात बदल जाएं तो हमारा दाव ना लगे, इसलिए उनकी लीडरशिप बड़ी ही क्लियर है कि वो इलेक्शन हर सूरत में चाहते हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ के मुझे आश्कार ये हुआ कि पीटीआई की सिर्फ मुश्किलात नहीं है, पीपल्स पार्टी की बड़ी मुश्किलात हैं। अंदरून सिंध से मैं नाम नहीं ले सकता मगर काफ़ी लोग वहाँ से तमाम जो पीपल्स पार्टी के काफ़ी सारे लीडरान मफरूर होकर यहाँ पंजाब में आए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सलीम मज़ारी साहब जो कश्मीर से, एहसान मज़ारी वगैरह उन पे पर्चे हुए हैं, या मकबूल शेख साहब का मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि उनसे थोड़ी सी मैंने इजाज़त ले ली थी, उनके ऊपर पर्चे हुए हैं। वो लोग शिकारपुर से इस तरह ही महरों के ऊपर पर्चे हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी पे बड़ी एक ऑनस्लॉट चल रही है और उनको लगता है कि अगर वो ज़्यादा देर ये गवर्नमेंट डिले हुई तो उनका जो एक उन्होंने सिंध के अंदर अपना ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए और ये निज़ाम के ज़रिए 15-20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वो कंट्रोल उनका ख़तरे में पड़ सकता है। और वो हर सूरत में जब तीन बड़ी पार्टियां चाहें और सुप्रीम कोर्ट बड़ी इस चीज़ पे बज़िद हो तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन रोकना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, इस तरह के जो आवाज़ें दी जा रही हैं या ट्रायल के जो ये इस तरह के गुब्बारे छोड़े जाते हैं ट्रायल के, उनको भी उनमें हवा निकालना बड़ा ज़रूरी है। और उसकी एक निशानी इलेक्शन होने की ये भी है कि इलेक्शन कमीशन को भी नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के बहुत सख्त किस्म के इंस्ट्रक्शंस हैं। इसीलिए पिछली दफ़ा आप देखें जो डिले किया गया, उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास जी फोर्सेस नहीं हैं। तो इस दफ़ा आज की जो खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है फाइनेंस सेक्रेटरी को बुला लिया है और वो कह रहे हैं जी 2 दिन में हम पैसे मुहैया कर देंगे। तो ये नज़र आता है कि वो सबको ये नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन हो जाने हैं। तो मैं चाहूँगा इस पर, मैं तो लाहौर में बैठा हूँ, अब इस्लामाबाद में बैठी है, मज़हर कराची से ज़रा अपना अगर नज़रिया पेश कर सके कि वहाँ से पाकिस्तान कैसा नज़र आ रहा है। मज़हर प्लीज़। जी वज़ीर साहब। जी शुक्रिया आमिर और सरवत। देखिए इलेक्शन तो मुझे भी लग रहा है कि शायद ताख़ीर का शिकार ना हो। वैसे पाकिस्तान में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती और सीधी सी बात यह है कि इलेक्शन और सियासत और जमहूरियत में इतना ज़्यादा हलचल रहती है कि हमें कुछ नहीं पता होता। बहुत चीज़ें बहुत सटल अंदाज में चल रही होती हैं और अचानक कोई एक ऐसा हादसा सा हो जाता है कि जिसकी वजह से सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। लेकिन अभी जिस तरह आमिर ने भी कहा, मुझे भी कोई ऐसी बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसकी बिना पे इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। लिहाजा पहले ही ताख़ीर हो चुकी है। ज़ाहिर है ये इलेक्शन 7 नवंबर तक होने थे लेकिन वो नहीं हुए, अब नहीं लगता। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी और ख़ासी इस पर मेरा ख्याल है किसी भी तरीके से इलेक्शन की ताख़ीर के बारे में जो उन्होंने बात की है कि कोई चमागोइयाँ ना की जाए तो बेहतर है। तो इस कैटेगोरिकल स्टेटमेंट के बाद बहुत मुश्किल होगा कोई भी वजह ये कहना कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन की रेस में अभी तेज़ी आएगी, कशीदगी बढ़ेगी, हर चीज़ होगी, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन जब हो जाएंगे तो उसके बाद वो डस्ट जो है वो किसी ना किसी तरह सेटल होगी। मैं जो मज़हर साहब आपको सुन पाई हूँ, आप तो इतने ज़बरदस्त तरीके से बड़ी आराम से बड़ी बारीक से इस पूरे प्रोसेस से निकल गए हैं जैसे पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है, बेहतरीन है। ज़रा लाडले के तासुर को एक साइड पे रख देते हैं। मैं आपसे ये सवाल करूंगी मज़हर साहब, आमिर साहब ने अपने तर्जिये में बिल्कुल आगाज़ पे ये बात की कि जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, मुस्लिम लीग को बड़ा यकीन है कि वो इसमें जीत जाएंगे। मुस्लिम लीग नून तो सिर्फ ड्राइंग
रूम की सियासत कर रही है, वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर सिर्फ बात कर रही है। खुले मैदान के अंदर तो सिर्फ हमें पीपल्स पार्टी नजर आ रही है या फिर पीटीआई के वो वर्कर कन्वेंशन नजर आ रहे हैं जहां पर एक कन्वेंशन होता है, एक एफआईआर कट जाती है, दूसरा कन्वेंशन होता है, दूसरी एफआईआर कट जाती है। तो नून लीग किस तरह से अपने आप को अवाम के अंदर ना उतार सकी है, तो इस तासुर के साथ कैसे आगे बढ़ेगी कि जी अगली हुकूमत उनकी होगी? अवाम तो अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, और वो जानना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर निकले और फिर बात करे पब्लिक के साथ। देखिए, उनका भी एक प्रोसेस शुरू हो गया है, और जिस तरह उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, टिकट के सिलसिले में इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो भी प्रोसेस शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है वो इंतज़ार कर रहे हैं दो चीज़ों का। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब का जो अल्टीमेट फैसला होना है दूसरे केस का, वो सामने आ जाए। मुझे लगता है कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होगा, और इसका इम्कान है कि 12 या 15 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए, उसके बाद बिल्कुल मुस्लिम लीग नून, जाहिर है उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो जलसे भी करने हैं, रैलीज भी निकालनी है, वो सारी चीज़ें होंगी। जो मुश्किल है वो पीटीआई फेस कर, दो तरह की मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं पीटीआई को। एक तो उनको बड़ी सीरियस मुश्किल जो पेश आ रही है उनके लिए, वो यही आ रही है कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो जब अप्लाई करेंगे तो उनके साथ जो है मुश्किलात का जो सामना करना पड़ेगा। फिर हर कैंडिडेट को पोलिंग एजेंट्स चाहिए होंगे बड़ी तादाद में, वो कहाँ से लेकर आएंगे? क्योंकि हर लोग एक खौफ का जब आलम हो, एक पॉलिटिकल हैरेसमेंट वाली सिचुएशन हो, उसमें आसान नहीं होगा। तो पीटीआई के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, कैंडिडेट्स का सामने आना, प्लस हर कैंडिडेट का अपने पोलिंग एजेंट्स को जमा करना, तो पीटीआई के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए इतनी शायद मुश्किल सूरत हाल सामना ना करना पड़े। जी आमिर साहब। जी, मैं समझता हूँ जो आप सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही हैं, इस दफ़ा भी उस तरह की ही एक रवायती एडजस्टमेंट होगी। वो हमेशा होती है कि सीट टू सीट बेसिस के ऊपर, जहाँ देखती हैं दो तीन पार्टीज़ का आपस में कैंडिडेट्स का, उम्मीदवारों का इंटरेस्ट होता है, तो वो आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मगर यहाँ पे कोई लार्ज स्केल कोई इलेक्टोरल अलायंस पार्टी के दरमियान जो है ना, बिल्कुल भी होने का कोई इम्कान नहीं है। अब देखें पंजाब में कौन करेगा? नून लीग कोई किसी तौर पे भी अपना वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें, और वो किसी को भी ना ही कोई और सीट, पहले हमेशा जैसे जमात इस्लामी को वो हमेशा एडजस्ट करते थे, इस दफ़ा उनकी कोई अलाइंस नहीं है। सो यहाँ पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है। सिंध में फॉर एग्ज़ाम्पल MQM ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया है कि वो उनकी पोस्ट इलेक्शन के हवाले से जो मर्ज़ी अलाइंसेज हों, एक वैसी अंडरस्टैंडिंग उनकी है नून लीग के साथ, मगर वो इंतखाबी अलाइंस नहीं है। वो उसके अंदर वो भी चाहेंगे कराची और हैदराबाद से जहाँ उनकी पॉकेट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें, तो वो भी अपनी कोई किसी किस्म की सीटें वो नहीं देंगी। बाकी सिंध के अंदर नून लीग का भी देखना है कि कहाँ से कोई एक आधी कोई सीट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये एक ओपन क्वेश्चन है। केपी में हमेशा जो हैं 4-5 पार्टीज़ का मुकाबला होता है, तो वहाँ देखना होगा कि किस किस सीट टू सीट बेसिस पे है। वहाँ भी ये कहना कि जनाब JUI अपनी टर्फ छोड़ेगी या नून लीग हज़ारा में अपनी छोड़ेगी, बड़ा मुश्किल है। तो एडजस्टमेंट हेर एंड देर होंगी, और इस तरह की बलूचिस्तान की सूरत हाल है तो कोई बड़ी मैं नहीं देख रहा। मैं मज़र से चाहूँगा कि मज़र अगर आप बता सकें कि MQM ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है मरदमशुमारी के हवाले से, और वो ये शक किया जा रहा है कि इसको बहाना बनाया जा सकता है इलेक्शन के इल्तवा का, तो उनकी वाकई जिस तरह हमेशा वो शोर मचाते हैं इस तरह का कि बाद में कह सकें अगर उनकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स ना आए कि जनाब ये एक इंतखाबी नारा होता है, एक सियासी नारा होता है कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, ये कोई इंतखाबी या सियासी नारा है या वाकई उनके मरदमशुमारी के हवाले से जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बड़ी सीरियस हैं? देखिए आमिर, वो टाइम तो मेरे नुक्ते नज़र से शायद निकल गया है। अब तो डीलिमिटेशंस हो गई हैं। डीलिमिटेशंस के लिए वो चीज़ें वो करते रहेंगे क्योंकि एक पॉलिटिकल उनको अपना जो भी नैरेटिव है उसको सेल भी करना है, और हर पार्टी इलेक्शन में एक रिजर्वेशंस के साथ जाती है। कोई भी पार्टी मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस पूरे एतमाद के साथ गई हो कि हर चीज़ उनके लिए बेहतर हो रही है। वो ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी होती हैं
कि अगर रिजल्ट उलट आ जाए तो वो ये कह सकें कि इस वजह से रिजल्ट ख़राब आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मरदमशुमारी या डिलिमिटेशंस के हवाले से जो मैंने सुना है वो ये कि डिलिमिटेशंस जो हुई हैं उससे उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। एक सीट जो है वो का इजाफा जो है, प्रोविंशियल सीट्स का इजाफा है, उससे MQM को ज़्यादा नुकसान नहीं मुझे नज़र आ रहा उसके अंदर। ओवरऑल MQM की इश्यूज़ थोड़े से दूसरे हैं और उनके इश्यूज़ बहुत हद तक लिंक्ड हैं कुछ इदारों के साथ भी, क्योंकि 2018 में जो सूरत हाल बनी थी, 2018 में MQM की कई सीटें ऐसी थीं जिसमें PTI जीती थी, और ये बात खासी हद तक यहाँ कही जाती है कि वो सीटें PTI को लेकर दी गई थी जो MQM जीत रही थी। अगर 2018 में जिस तरह आम तौर पे कहा जाता है कि 10 से 12 सीटें MQM जीत रही थी 2018 में, उनमें से 5-6 सीटें जो हैं वो PTI को दिलवा दी गई, क्योंकि पंजाब में उस तरह का नतीजा नहीं आ रहा था PTI के हक़ में जितना एक तवक्को की जा रही थी। तो MQM से जो उन लोगों की बातें हुई हैं जो हमारे गैर सियासी लोग हैं, उसमें उन्होंने यही बातें की है कि 2018 में जो हमसे सीटें ली गई थी वो हमको वापस चाहिए। इस तरह की ज़ाहिर है उसमें हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन MQM आज 2018 वाली पोजीशन में नहीं है। आज अगर PTI को स्पेस मिलती है, PTI मैदान में होती है, लड़ती है बल्ले के निशान के साथ, तो MQM के लिए मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा। अगर ऐसा नहीं होता, PTI को उस तरह का स्पेस नहीं मिलता या उस तरह की उनकी एक्टिविटी नहीं हो पाती, तो MQM को फ़ायदा होगा। MQM, पीपल्स पार्टी, एक आध सीट शायद जमात इस्लामी के हाथ लग जाए, अदरवाइज इसी तरह डिवीज़न लग रहा है। एक आध मुस्लिम लीग नून, अगर शहबाज शरीफ यहाँ से लड़ते हैं तो शहबाज शरीफ वो सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि 2018 में भी वो जीत गए थे तकरीबन वो सीट। तो इस तरह का मिक्सचर बनेगा यहाँ। रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है, लेकिन अहम सवाल ये है कि आसफा भुट्टो कहाँ से लड़ेंगी अगर लड़ती हैं इलेक्शन। बिलावल लारी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछली मरतबा तीसरी पोजीशन पर बिलावल आए थे। लाड़काना में भी उनको टफ मुकाबले का सामना होगा, क्योंकि JUI के जो राशिद सुमरू हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और उनके साथ अब दीगर जमातें भी अगर मिलेंगी तो JUI टफ वो दे सकती है। लेकिन मजमूई तौर पे 80-90% सीटें जो है रूरल सिंध में वो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। कराची में भी पीपल्स पार्टी ने 7 से 8 सीटों को टारगेट बनाया कि हम निकाल लेंगे 7 से 8 सीटें। अगर ये निकाल लेते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी फतह होगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी जो पीपल्स पार्टी है वो 3 सीटों से ज़्यादा नहीं जीती। सिर्फ अभी जो हुआ था, जो इन 16-18 महीने में जो सूरत हाल बनी, उसमें 2 सीटें उनको बाई इलेक्शन में मिली, तो उनकी 5 सीटें कौमी असम्बली की हो गई हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का टारगेट है 8 सीटें कराची से, जो रिकॉर्ड होगा। लेकिन MQM के दोस्तों से जो बात हुई है वो कह रहे हैं कि हम कम से कम 12 सीटें जीतेंगे। तो ये दावे हैं, लेकिन इन दावों के पीछे सबसे अहम बात यह है कि PTI को कितना स्पेस मिलता है और PTI किस तरह बाउंस बैक कर पाती है या नहीं कर पाती। मज़र, आपकी बात से ये मैं अखज़ कर सकता हूँ कि MQM का भी इस वक्त इंटरेस्ट है कि इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि PTI को दीवार से अभी तक के जो हालात हैं लगा दिया गया है और उनको दबाया जा रहा है, तो उसमें वो जो वैक्यूम है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर PTI का वैक्यूम होगा तो PTI में जो वोटर गया है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और ज़ाहिर बहुत ही लोअर मिडिल क्लास का भी वोटर है। PTI का मिक्स वोटर है, लेकिन MQM का बहुत हद तक वोटर जो पिछले 2-3-4-5 सालों में MQM की पॉलिटिक्स से खासा मायूस भी हुआ, और बहुत ज़्यादा सूरत हाल ऐसी बनी कि बहुत से वर्कर्स के घरों पे छापे और इस तरह की चीज़ें बनी। तो वो एक बड़ी तादाद में उनका जो वोटर है, और या तो उधर गया है PTI में गया, या वो गया तहरीक लब्बैक में।
जो मेमन वोटर था एमक्यूएम का, वो तहरीक लब्बैक में चला गया। तो एमक्यूएम के लिए एक क्राइसिस सिचुएशन खड़ी हुई। उसके बावजूद भी 22 अगस्त वाली सूरत हाल पे जब अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया था और उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए उस बात 2016 की 22 अगस्त की सूरत हाल के बाद बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी 2018 के जब इलेक्शन हुए तो एमक्यूएम की पोजीशन इतनी बुरी नहीं थी जितनी बहुत से लोगों को तवक्को थी, और उसके बावजूद भी तमाम तर अगेंस्ट ऑल ऑड्स एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो 10 से 12 सीटें जीत रही थी, जो कि ज़ाहिर है एक सिंगल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते अगर वो। तो ये सूरत हाल जो थी ये उस वक्त एमक्यूएम का ये स्ट्रॉन्ग केस था। लेकिन आज अगर हम सूरत हाल देखें तो उस वक्त अगर पीटीआई को सीटें लेकर दी गई थी तो आज ऐसा तासुर मिल रहा है कि वही हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, और जो चीज़ें पीटीआई के साथ हुई थी, पीटीआई के हक़ में की गई थी, वो शायद एमक्यूएम के हक़ में की जाए। मज़र ये बताइएगा कि इंतखाबी मुहिम, अब ज़ाहिर है इंतखाबात जो हैं वो 2 माह ही तकरीबन रह गए हैं, 8 फरवरी, 2 माह से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मगर केपी के अंदर पीटीआई की इलेक्शनरिंग नज़र आ रही है बड़ी, और वो पंजाब में भी आ रहे हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी जलसे बिलावल, हालांकि उनके वालिद साहब ने बड़ी उनको बेचारों को बिलावल को ब्रेकें लगाने की कोशिश की है, मगर उनके बड़े मुनासिब जलसे हो रहे हैं। मगर यहाँ लाहौर में हूँ, यहाँ नून लीग की तरफ से कोई किसी किस्म की इंतखाबी मुहिम के हवाले से कि सड़कों पे नज़र आना, जलसे जुलूस का अभी तक ना शेड्यूल आया, और दूर तक वो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी क्योंकि हमारी बात हो गई है तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, क्या ये इतना ही आसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा आमिर। मुझे अब भी ये लग रहा है कि अब असल मसला यही हुआ है कि नवाज शरीफ को जब तक बिल्कुल कंप्लीट क्लीन चिट नहीं मिल जाती, पीएमएलएन बहुत तेज़ इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएगी। और वो जाहिर है अगर होना है वो तो होना तो अभी है, इलेक्शन शेड्यूल और जब नामजदगियाँ होंगी उससे पहले ही होना है। और अगर वो सूरत हाल नहीं बनती तो पीएमएलएन के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर नवाज शरीफ का केस जो है उससे वो बाहर नहीं निकलते आते। तो मेरा ख्याल है नून लीग वेट एंड सी वाली पॉलिसी पर है, और ये तवक्को की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब का जो एक फाइनल केस रह गया है उसमें उनको क्लीन चिट मिल जाती है, उसमें वो क्लियर हो जाते हैं, तो फिर लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून फुल फ्लो में जाएगी। अभी वो उस पीरियड तक वो अपनी सीट्स एडजस्टमेंट करनी है, सीटें देनी। आज भी उनकी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात है नवाज शरीफ की, फिर सिंध में भी आएंगे, सिंध में भी वो करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो लगता है कि उस पीरियड तक होंगी। थैंक यू सो मच मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मगर अभी गुफ्तगू का सिलसिला आमिर साहब मैं आपके साथ आगे बढ़ाऊंगी। ये जो आप और मजहर साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर हलचल नजर नहीं आ रही, वो जो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी गुफ्तगू की कि वो उनकी भी मुलाकात है, तो वो खबरें तो ये है कि वो मुलाकात हो गई है और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले के ऊपर उनकी काफ़ी तफसील के साथ बात हुई है। मेरा सवाल ये कि हमारे पाकिस्तान की सियासत में आमिर साहब कुछ भी जो है वो गैर मुतवक्के तौर पर नहीं होता। फ़र्ज़ कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट नहीं मिलती, बहुत जल्द नहीं मिलती, तो जिस मुश्किल की तरफ मजहर साहब इशारा कर रहे थे उसकी नौयत क्या होगी आमिर साहब? मुश्किलात उन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख रही हुई है कि अनहोनी चीज़ें यहाँ पे एकदम से होती हैं, तो ये ख़तरा तो हमेशा मंडलाता रहेगा। मगर ज़्यादातर शवाहिद जो आ रहे हैं कि जब जिस तरह मैंने कहा कि 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि सबसे बड़ी पार्टीज़ हैं वो जब चाह रही हों और चीफ़ जस्टिस जो है बड़े उस पर बड़े क्लियर हों और बड़े इस पर उनका सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, तो अल्टीमेटली घूम फिर के ये क्या होता है कि अल्तवा की जिस तरह एप्लीकेशनें अदालतों में ही जाती हैं, जब अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ओपिनियन दे दिया कि हर सूरत में करवाना है, तो फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इसको टालने का। बाकी जो JUI की या नून लीग की जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो मुलाकातें हैं वो एडजस्टमेंट से ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़े से 1-2 बयानात आए हुए थे कि JUI जो है
उसकी तरफ से अल्तवा की हल्की फुल्की जो है ना कोई बहाने साजी हो रही थी, जिस तरह के उनके गवर्नर साहब की तरफ से भी केपी को इस तरह का बयान आया है, तो शायद उसके हवाले से है। वरना केपी के अंदर जो है या बलूचिस्तान के अंदर नून लीग के JUI के सीट एडजस्टमेंट के कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। वो इस वजह से कि जहाँ पे नून लीग की हज़ारा बेल्ट के अंदर है, वो केपी से हज़ारा बेल्ट में भी बड़ी महदूद रह गई हुई है, वो एक्चुअली वाइप आउट हो गई है। तो उनका केपी में नून लीग का उनको एडजस्ट करना या उनको एडजस्ट करना इतना मायने नहीं रखता। तो वो पंजाब में JUI बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आज तक कोई 50 साल में उन्होंने एक सीट भी कभी नहीं जीती है। तो इसलिए वो ये ज़्यादा बातें मेरे ख्याल ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की हैं कि इलेक्शन किस माहौल में होना चाहिए। मगर पीपल्स पार्टी का जो है वो बहुत ज़्यादा, मुझे इत्तफाकत यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, मगर 1 दर्जन के करीब जो है ना वहाँ के सिंध के जो फॉर्मर MPs MNAs यहाँ मुझे मिले हैं जो कि मफरूरी किस्म की काट रहे हैं। तो और उनकी दास्तान सुने तो वो पता चलता है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो काफ़ी, वो भी PTI की तरह उतने ही टारगेटेड हैं और उनको लग रहा है कि ये सिलसिला आगे जाएगा तो अगर कोई ऐसी इत्तफा होती है तो ये मज़ीद बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आमिर साहब मुझे ये ज़रा बताइएगा मेरे नॉलेज के लिए भी और देखने वालों के लिए, माजी में क्या इसके हवाले मिलते हैं? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कहा जाता है वो मुफाहमत के बादशाह हैं और वो तमाम लोगों को साथ मिला के चलने का फ़न उनके पास है, उनके पास हुनर है कि सबको साथ लेकर चलना है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से क्या माजी में ये मिसाल मिलती है कि इतने बड़े पैमाने पे सिवाय पीपल्स पार्टी के हर जमात से सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब इतने बड़े कुंबे को लेकर साथ चल पाएंगे? ये हुनर है उनके पास? नहीं, अभी तो देखें इंतखाबी जो सियासत होती है, जो मुफाहमत की भी बातें होती हैं, उसके अंदर PTI के साथ मुफाहमत की कोई बात नहीं कर रहा। वो तो चाहते हैं कि उनको बिल्कुल दीवार से लगा दिया जाए और उस वैक्यूम को वो पे कैपिटलाइज करना चाहते हैं। नून लीग भी करना चाहती है, पीपल्स पार्टी भी करना चाहती है। कराची में जिस तरह अभी मदर साहब बता रहे थे कि वो सीटें जो PTI को उन्होंने ली या उनको दिलवाई गई तो वो MQM या पीपल्स पार्टी लेना चाहिए, और ये अगर 8 सीटें वो ले जाते हैं, सर मदर कह रहे थे कि उनको उम्मीद है, तो ये आप देखिएगा बहुत कई दहाइयों के बाद ऐसा होगा। क्योंकि कराची जो है पीपल्स पार्टी लूज़ कर चुकी है, 1-2 सीटों के अलावा उनके पास कोई सीट नहीं आती, और वो भी नज़र बलोच साहब गलबन जो है वो अपने दम पे लेते हैं। तो अभी उन्होंने जिस तरह लोकल बॉडीज़ में मुनासिब रिज़ल्ट लिए हैं तो उनको बड़ी उम्मीदें हैं। बाकी पोस्ट इलेक्शन जो है ना वो मुफाहमत हो जाती होती है, वो बिल्कुल उसमें, इसीलिए आसिफ जरदारी साहब बहुत सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन के बाद कोलिशन गवर्नमेंट जो इशारे मिल रहे हैं अभी भी, जो भी देख लें सूरत हाल, आप देखें नून लीग ज़्यादा से ज़्यादा, उनका बेस्ट केस सिनारियो ये है कि पंजाब में ज़्यादा सीटें ले जाएंगे, मगर वो इतनी नहीं होंगी कि जिससे वो गवर्नमेंट बना सकें। तो उनको भी जो है कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी, और पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है वो सिंपल मेजॉरिटी वो सिंध के बाद बाहर उनके लिए लेना बड़ी वैसे ही मुश्किल है। सो वो आगे पोस्ट इलेक्शन आप देखिएगा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि PTI को अगर सही तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता और वो आउट हो जाते हैं तो फिर कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। मगर आसिफ जरदारी साहब इसलिए उन्होंने आगे उनके मुंह से ये निकल गया, या उन्होंने जानबूझ के ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि बिलावल जो है वो कैंडिडेट हों, किसी और सूबे का भी हो सकता है। तो यहाँ कोई ज़फ़रुल्लाह जमाली जैसे वज़ीर आज़म का होने का एक वीक कोलिशन का बहुत ज़्यादा इम्कान हो सकता है। सही है, ठीक है, चलिए मैं इसके साथ ही ब्रेक की तरफ चलती हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, सियासी सरगर्मियां तो शुरू हो रही हैं, मगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो किसी भी सियासी जमात के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, इस इलेक्शन के लिए इस टिकट को हासिल करने का प्रोसेस, कितने हज़ार में ये दरखास्तें मौजूद होती हैं और इनकी स्क्रूटनी किस तरह से की जाती है, किस तरह से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है, ये पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है बड़ी शॉकिंग किस्म की डिटेल है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये डिटेल आप लोगों के सामने हम रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन की सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। तमाम सियासी जमातें, मैं कहूंगी चाहे छोटी हों या बड़ी हों, इस प्रोसेस को लेके, उम्मीदवारों को लेके काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तशवीश का भी शिकार हैं, क्योंकि उन्हें बेहतरीन और अच्छे उम्मीदवार तमाम हलकों से, तमाम जगहों से चाहिए। हर ज़िले से उन्हें अच्छे उम्मीदवार चाहिए अपने लिए, और इसके लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं बाकायदा इसके ऊपर काम भी कर रही हैं। ये प्रोसेस होता किस तरह से है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाता है, फाइनलाइज किस तरह से किया जाता है, और इसका तरीक़ेकार मुकम्मल तौर पे क्या होता है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया जावेद, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, आपकी इजाजत से जावेद हुसैन के सामने मैं एक सवाल रखूंगी। जावेद, मुझे ये बताइएगा, वैसे तो हम ये सुनते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस है और इस पे किस तरह से काम होता है, कैसे लोग आते हैं। इस वक्त हमें पाकिस्तान के कैनवस पे, सियासी कैनवस पे नून लीग सबसे आगे नजर आती है। ये नून लीग की अगर हम बात करें तो इनका प्रोसेस क्या है, उम्मीदवारों को किस तरह से फाइनलाइज किया जाता है, क्या तरीकेकार होता है इसका? जी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है तमाम सियासी जमातों में, जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यूज़ करने में, और अब जो आइंदा का जो मरहला है जिसमें पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया, तकरीबन 36 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसमें उन्होंने जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ, उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए थे तमाम डिवीजनल लेवल पे। उन कोऑर्डिनेटर्स ने जो कमेटियां बनाई अपनी कोऑर्डिनेशन की, उसमें तमाम तर जो दरख्वास्त गुजार थे, जो कि तकरीबन 4000 के करीब जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि दरख्वास्तें मौसूल हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए। उसमें उन्होंने तमाम कैंडिडेट्स को स्क्रूटनाइज़ किया और एक एक हलके से 3-3 नाम उन्होंने फाइनल करके मरकज़ी जो पार्लिमानी बोर्ड है उसको भिजवाए हैं। अब पार्लिमानी बोर्ड जो है वो 19 दिसंबर तक जो है वो इंटरव्यूज़ करेगा उन तमाम डिवीजन्स के उम्मीदवारों के, जिसमें वो जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनको हतमी शक्ल देने के बाद किसी एक कैंडिडेट को उस हलके से फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो इस हवाले से पहले दरख्वास्तें मौसूल की गई 3 मरहलों में, और KPK का जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मरहला अभी बाकी है जहाँ पर दरख्वास्तें ताहाल मौसूल की जा रही हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि KPK में कुछ हल्का बंदियों के मसाइल थे, कुछ वहाँ पर कैंडिडेट्स के इश्यूज़ थे, जिस पर अब वो जो दरख्वास्तें मौसूल की जा रही हैं उस पर एक हल्के पे 3 उम्मीदवार सामने आ रहे थे। तो वहाँ पर भी एक सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें मुकाबला इंटरनली वो दिखाई दे रहा है, जिसमें अब 3-3 कैंडिडेट्स जो दरख्वास्तें देंगे उन दरख्वास्तों पर फिर मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा। आज जैसा कि आज भी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें रावलपिंडी डिवीज़न के जो उम्मीदवार थे उनके नामों पर गौर किया गया, और तकरीबन 28 के करीब कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और 88 के करीब सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जो रावलपिंडी डिवीज़न से वहाँ पर नाम गए हैं उसमें गौर किया गया है। और इनमें से अब मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड जो है वो हतमी शक्ल देगा, और यकीनी तौर पर वो जो नाम मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड जिसे हतमी शक्ल देगा वो फिर पार्टी की जो लीडरशिप है जिसमें सदर हैं मुस्लिम लीग नून के और साथ में जो कायद हैं वो उस पर फैसला करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज भी उसमें शामिल होंगी, उनकी मुशावरत से जो है वो तमाम तर उम्मीदवारों के नाम हतमी शक्ल उनको दी जाएगी। तो ये प्रोसेस अभी तक जारी है, KPK से ताहाल दरख्वास्तें मौसूल की। लेकिन जावेद, ये भी तो है कि बहुत सारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो लोगों के नाम आगे उम्मीदवारों के भेजेंगे, जो फाइनल उनकी कमेटी या पार्लिमानी बोर्ड होगा, इसमें बड़े ऐसे कोऑर्डिनेटर्स होंगे जो खुद भी उम्मीदवार के लिए खड़े होंगे। तो ऐसी सूरत में तो इख्तलाफात की एक शक्ल हमें अमूमी तौर पे नजर आएगी कि ये इख्तलाफ हो रहा है और बड़े लोगों की हक तलफी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर डिविजनल सतह पर जो इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, जो कमेटियां 2-3 रुकनी बनाई जाती हैं, उसमें जो डिविजनल कोऑर्डिनेटर है वो अमूमी तौर पर पार्टी की जानिब से रखा गया कि किसी और डिवीजन का जो कोऑर्डिनेटर है उसको किसी और डिवीजन पर लगाया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस डिवीजन के जो सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट हैं वो भी उस इंटरव्यू में साथ बैठते हैं, और वहाँ के वो जो दोनों उम्मीदवार वो वहाँ के हलकों के उम्मीदवार भी हैं। तो ऐसी सूरत में जो कैंडिडेट वहाँ इंटरव्यू के लिए आ रहा है उसे शायद इस एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है कि सामने बैठा जो कोऑर्डिनेटर है या उसके साथ जो कमेटी में अरकान बैठे हैं वो भी उसके हलके से उसी के मुद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं। तो इसमें एम्बेरसमेंट है, जैसा कि इस्लामाबाद का हल्का 3 हल्के नेशनल असम्बली के, जिसमें हमने देखा कि शेख अंसर अजीज जब इंटरव्यू के लिए वहाँ पर 3 रुकनी कमेटी के सामने गए तो वहाँ पर हमने देखा कि NA-47 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बजाते खुद उम्मीदवार भी हैं और वो इंटरव्यू भी कर रहे थे। तो ये इस किस्म की एम्बेरसमेंट कैंडिडेट्स के लिए है, और शायद जो खदशात हैं उनका इजहार नहीं किया जा रहा, लेकिन उम्मीदवार जब इंटरव्यू देके निकलते हैं उनके जहनों में ये सवाल ज़रूर हैं कि जो कोऑर्डिनेटर या जो मेंबर है कमेटी के वो उनसे जो सवालात कर रहे हैं बजाते खुद वो खुद उम्मीदवार होने के नाते वो किस तरह से उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक है आमिर साहब, आप जावेद हमारे साथ हैं, आप मजीद इसके ऊपर बात करना चाहें? ये कमेटियां हमेशा बनती हैं, ये एक 35 लोगों की कमेटी बनाई हुई है। हकीकत ये है कि जो ये फैसले अल्टीमेटली होती हैं
जहाँ तो सिटिंग MPs और MNAs हैं जो कि पहले ही मुंतखब थे, तो उनका तो आसान होता है, उनको बड़ा मुश्किल होता है कि उनको सीट ना देना। मगर जहाँ सिटिंग MP MNAs नहीं है, जो अहम सीटें हैं, वहाँ पे फिर ये आपस में अल्टीमेटली 35 लोगों को छोड़ के 2-3 लोग जो टॉप के लोग होते हैं उन्होंने ही फैसला करना होता है। नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये आ रहा है कि क्लियरली पहले ये सिर्फ नवाज शरीफ का एक फ़ैसला होता था, अभी भी उनका है, मगर शहबाज शरीफ साहब क्योंकि दरमियान में प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और वहाँ क्लियरली एक मरियम बीबी का एक ग्रुप बन चुका हुआ है और एक शहबाज शरीफ का ग्रुप है, और वहाँ पे ये ज़ोर लगाया जा रहा है दोनों तरफ से कि अपना कैंडिडेट उसका। सो इसलिए काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी इख्तलाफात सामने आ गए हैं और मज़ीद आने का चांस है। और जैसा कि अभी ये नारोवाल के अंदर जो है दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल के इख्तलाफात जो हैं, दानियाल ने हालांकि ये एक मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है कि उन्होंने कहा जी हमें तस्लीम कर लेना जो हकीकतें हैं कि जनाब हमारे 16 महीने में बहुत महंगाई हुई है और लोगों को फेस करना है, तो उसके लिए आप एक तो एक्सेप्ट करते हैं और दूसरा ये कोई सलूशन देते हैं। मगर एक डिनाइल चल रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब हमने तो कमाल कर दिया और बड़ा वो मगर उनके उस बयान के ऊपर राना सनाउल्लाह सर का जैसे बयान आ गया कि ये सीट एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है कि वो एहसन इकबाल अपने बेटे को सीट दिलवाना चाहते हैं, दानियाल किसी और को चाहते हैं। सो ये नारोवाल की कहानी नहीं है, ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कहानी, पिंडी में मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पे चौधरी तनवीर का फॉर एग्जाम्पल ग्रुप है, हनीफ अब्बासी साहब का है, फिर रवान साहब का है। सो इस तरह इस्लामाबाद हर जगह के ये मसले हैं। अल्टीमेटली ये 2-3 चीज़ों पे रुकेगा। अब इशू आ जाता है कि आपने कहा कि जी बड़े अरूज पे कैंपेन चल रही है, अरूज पे तो बिल्कुल पंजाब के अंदर नून लीग की कैंपेन तो चल ही नहीं रही। हाँ, इलेक्टोरल जो काम है कि इंतखाबी कैंडिडेट्स का करना, उम्मीदवारों को करना, उसमें नून लीग सबसे आगे जा रही है कि उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन लेके ये फ़ैसले करने शुरू कर दिए हैं। अब पहले फ़ैसला करने में कुछ फ़वाइद होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। फ़वाइद ये होते हैं कि आप एक किस्म की जो हर इलाके की क्रीम है उसको चुन लेते हैं, मगर नुकसान ये होता है कि 2 धड़े हर जगह होते हैं, तो जिन लोगों को सीट नहीं मिलती और वो समझते हैं कि उनको मिलनी चाहिए थी, वो फिर कोई ना कोई मुखालिफ ग्रुप ढूंढते हैं या वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, जिससे कि अंदर पार्टी का वोट जो है वो तकसीम होता है। सो ये देखना है कि ये सिर्फ इंतखाबी उम्मीदवार जो है उसके करने में तो हैं आगे आगे। आप देखिएगा ये इख्तलाफात शायद बड़ी आएंगे, मगर ये जावेद ने बड़ी अच्छी बात की है कि ज़्यादातर जो है ये जावेद बाकी भी सिर्फ पिंडी का नहीं, बाकी जगहों पे भी ऐसे ही नज़र आ रहा है कि उम्मीदवार भी वो खुद हैं और नाम को इंटरव्यू लेने वाली वो जो एक बॉडी बनाई हुई है उसके अंदर भी वो बैठे हुए हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा ही है। जी बिल्कुल आमिर मतीन साहब, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इसी तरह से है। जो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं उनमें ज़्यादातर वो कोऑर्डिनेटर ऐसे ही शख्सियात हैं जो कि ख़ुद उम्मीदवार भी हैं उन हलकों से, लेकिन ये ज़रूर किया गया है कि जो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं डिवीज़न्स के, उनको उनके हलकों से उठा के किसी दूसरे हलके के जो डिवीज़न में आता है वहाँ पर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। लेकिन जो सवाल यहाँ पर उठता है कि जो उनके साथ कमेटी में दीगर अराकीन हैं वो उस हलके के या उस डिवीज़न के प्रेसिडेंट और जो सेक्रेटरी हैं उनको बिठा के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जा रहे हैं, और जो कि बजाते खुद दोनों के दोनों अमूमी तौर पर जो डिवीज़न्स हैं वहाँ से वो NA या सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं। तो इस हवाले से जो उम्मीदवार वहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं उनके जहनों में ये खदशात और सवालात हैं, लेकिन उनका वो इजहार नहीं करते क्योंकि एक पार्टी डिसिप्लिन में रहना है, टिकट के हसूल का मामला है। तो इस हवाले से शायद वो इस बात से शायद खौफज़दा भी हों कि अगर कोई इन्हिराफ या इख्तलाफ किया जाएगा तो फिर जो कोशिश की जा रही है वो भी नाकाम जाएगी। ठीक है। अच्छा जावेद, मुझे ये बताइएगा, कौमी और सूबाई असम्बली में जो जनरल और मखसूस नशिस्तें उनकी तादाद 1085 है, और आपने गुफ्तगू के आगाज पे बताया तकरीबन जो आपके पास मालूमात है 4000 के करीब जो हैं वो दरख्वास्तें अभी तक मुस्लिम लीग नून को मिल चुकी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, आमिर साहब ने कहा कि जी क्रीम हर जगह से चुनी जाती है, हमारे यहाँ क्रीम जो है पॉपुलैरिटी के साथ वो माली लिहाज से तगड़ा आदमी भी हो वही चुना जाता है। जो 4000 बंदे ये सारे तो इलेक्ट नहीं हो जाएंगे, तो दरख्वास्त देने के तरीकेकार क्या है? किस तरह साबित करना पड़ता है कि हम तगड़े हैं माली लिहाज से भी और मकबूलियत के लिहाज से भी? क्या प्रोसेस है ये?
जी देखें, जो तरीक़ाकार है, जैसा कि PMLN की बात कर लें तो इन्होंने जो फॉर्म जारी किया नॉमिनेशन के लिए, उस फॉर्म में जो फ़ीस है सूबाई असम्बली की वो तकरीबन 1 लाख रुपया फ़ीस सूबाई असम्बली जनरल जो नशिस्त है उसके लिए रखा गया। और इसी तरह से कौमी असम्बली के हल्के के लिए 2 लाख रुपये मुकर्रर किए गए थे, जो कि जो मुताल्लिका अकाउंट है उसमें जमा करवाने हैं, उसकी रसीद साथ लगानी है उस फॉर्म के। और जो मखसूस नशिस्तों के लिए जो अप्लाई करेंगे वो सूबाई हों या कौमी असम्बली के, उनको 2 लाख रुपए इजाफी साथ में जमा करवाने होंगे। तो एक बड़ी रकम है जो कि पार्टी के अकाउंट में जाती है। तकरीबन अगर एक एस्टिमेट लगाया जो मैंने, जिसमें तकरीबन 1000 ऐसी दरख्वास्तें हैं जो कि कौमी असम्बली से मुतालिक हैं, और तकरीबन 3000 दरख्वास्तें जो कि सूबाई असम्बली से मुतालिक हैं, और अभी KPK से दरख्वास्तों की मौसूली का सिलसिला जारी है। तकरीबन 4000 का जो फिगर है जो PMLN के ज़राए हैं उन्होंने बताया कि 4000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। ये कितने मेरा तक की रकम बनती है जो कि पार्टी को मौसूल हुई है। अच्छा, 80 करोड़। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि मेरे तो सिफरे बड़े कमज़ोर हैं कि ये नॉन रिफंडेबल होती है गालबन, और अगर 80 करोड़ रुपया पार्टी के फंड में इसी एप्लीकेशन के ऊपर इकट्ठा हो जाए तो ये कोई वो बुरा सौदा नहीं है। मगर मैं ये आप पूछ रही थी कि क्या क्राइटेरियन क्या होता है। क्राइटेरियन जो है वो मिला जुला के सारा कुछ होता है। ऑफ कोर्स ये एक टेक्निकली तो देखा जाता है कि जनाब किसका क्या इलेक्टोरल हिस्ट्री रही है, पिछले इलेक्शन में वो कितने सीट टू सीट देखना पड़ता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है पंजाब के अंदर या पाकिस्तान में पूरे में जनरलाइज करना, तो वो सीट टू सीट देखना पड़ता है कि माजी में कितने वोट दिए गए, इनके मुखालिफ कौन था, वहाँ पे बिरादरी की क्या सिचुएशन है, और उसके बाद पर्सनल ऑफ कोर्स पार्टी के अंदर उनका मुकाम, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया वह नून लीग के अंदर ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे लॉबिंग है कि आपका जो है कहाँ तक हाथ पहुँचता है। और मैंने कहा वहाँ क्लियरली कई दफ़ा ज़्यादातर इस तरह के सूरत हाल नज़र आ रही है कि कई दफ़ा चाहे कैंडिडेट उम्मीदवार चाहे कमज़ोर भी हो, मगर वो ग्रुप्स जो बने हुए हैं कि जी वो हमारा बंदा है, तो हमारा बंदा करवाने का क्लियरली वहाँ पे एक डिवीज़न नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ कैंप की। और लाहौर में ख़ास तौर पे आप देखें हमज़ा बिल्कुल गायब नज़र आते हैं। पिछले 20-30 साल में पंजाब सबसे इम्पॉर्टेंट है, और पंजाब के अंदर लाहौर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ कि ये कि लाहौर की सीटें बड़ी ज़्यादा हैं, लाहौर का इम्पैक्ट बाकी भी पंजाब के ऊपर आता है, और यहाँ से मूड सेट होता है। और हमज़ा 20-25 साल से, अब देखिए 1997 में, ये 2000 में जब नवाज शरीफ साहब एग्ज़ाइल में चले गए थे, जब से 20 साल से हमज़ा ही लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को देख रहे थे। मरियम बीबी क्योंकि अभी हाल ही में उनको लॉन्च किया गया है, तो उनको नहीं पता, 20 साल में आपको पता चल जाता है कि हर गली महल्ले, छोटे छोटे इलाकों में, बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर कौन हमारे आदमी हैं, कौन मुखालिफ हैं, और वो आपके साथ जो है ना उनका एक ताल्लुक़ बन जाता है। और अगर यहाँ पे टोटली हमज़ा को साइडलाइन किया गया और शहबाज शरीफ साहब के भी ना सुनी गई, तो फिर वो एक नज़र आएगा कि उनको इसका बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। और वो क्लियरली, मैं लाहौर में बैठा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है ऑलरेडी कि पहले ही एक उनको जो मर्ज़ी आप कह लें, PTI को जितना मर्ज़ी आप अंडर एस्टिमेट कर लें, वो एक टफ़ फाइट देंगे, बड़ी ठीक ठाक टफ़ फाइट देंगे, चाहे उनके लोग जेल में हों, जो मर्ज़ी हालात हों। मगर साथ में अगर ये कि इंटरनल अंदरूनी लड़ाइयाँ भी रहीं कि उनका कैंडिडेट, मेरा कैंडिडेट, पार्टी के अंदर से ये खलफशार रहा, तो इसका नून लीग को ठीक ठाक नुकसान होगा। लेकिन आमिर साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना लाहौर शहर के हवाले से, हमारे सामने वो शादरा का कन्वेंशन था या जलसा, जो भी आप कह लें, वो भी है। मरियम बीबी मोबिलाइज नहीं कर सकी। ठोकर के अंदर, ठोकर न्याज बेग के ऊपर जो जलसा हुआ, उसके अंदर भी जो सूरत हाल थी वो में नजर आई है। मसला जो मुस्लिम लीग नून में बज़ाहिर नजर आ रहा है वो ये कि हर बंदा जो है वो बड़े ओहदे का ख्वाहिशमंद है। मरियम बीबी जो है वो भी खुद को एक बड़े ओहदे के तौर पर देख रही है कि उनको बड़ा ओहदा मिलेगा। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नहीं, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी रूमर्स हैं, बहुत सारी खबरें हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बहुत दूर तक है, बड़े अच्छे हैं, तो शायद उनके लिए कोई एक कह सकते हैं कि लॉटरी निकल आए। इसीलिए भी नून लीग के अंदर ये खलिफशार हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लास्ट कमेंट्स आपके चाहिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी आमिर साहब। मैं ये इसकी जो खलिफशार की सबसे बड़ी निशानी ये है कि प्राइम मिनिस्टर का तो उन्होंने कह दिया है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मगर आप देखें उससे ज़्यादा अहम पोस्ट है वज़ीर आला पंजाब,
उसके लिए कोई नाम नहीं आ रहे हैं। यहाँ इधर उधर से आवाज़ें आती हैं, कुछ लोग कहते पाए गए हैं कि जी बरिया बीबी को होना चाहिए, अगर उनको हो जाता है तो फिर शहबाज शरीफ का ख़ानदान वो क्या सियासी रिटायरमेंट ले लेगा, वो उनका क्या बनेगा कि शहबाज शरीफ साहब के लिए वज़ीर आज़म बनने के बाद चीफ मिनिस्टर बनना जो है एक तनज़ली होगी। और हमज़ा का कहीं नाम नहीं आ रहा, वो कैंपेन भी नहीं नज़र आ रहे, और मीटिंगों में भी ये बताया जाता है कि वो बड़े या तो आ नहीं रहे हैं, या अगर बुलाए भी जाते हैं ख़ास तौर पे तो बड़े रिलक्टेंटली वो आते हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी जो एक दुक्का जलसे हैं, वैसे तो जलसे हो ही नहीं रहे, बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी डिफरेंट होती है, और एक नज़र आता है कि नाराज़गी का के तासुरात उनके चेहरे पे होते हैं। मगर फ़िलहाल सड़कों पे कहीं भी आपको, मैं लाहौर में हूँ, यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा कि नून लीग कोई कैंपेन कर रही हो, कोई महलों में गई हो या वोटर से रब्ता किया होगा। बस ये सीटों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, लॉबिंग चल रही है कि जी हमारा ये MP का कैंडिडेट होगा या वज़ीर आला का MP और MNA की वो लड़ाई लॉबिंग चल रही है, मगर कैंपेन की जो होती है इंतखाबी कैंपेन, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी मैं ब्रेक तरफ जाऊंगी। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। जावेद, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। ब्रेक से जब वापस आएंगे, जिस तरफ आमिर साहब ने इशारा किया है, तो इलेक्शन मुहिम चाहे ड्राइंग रूम की सियासत हो रही है, नून लीग तो वो सियासत कर रही है, पीपल्स पार्टी भी ये बात कर रही है कि हमारी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो हमारे कैंडिडेट है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, और तहरीक इंसाफ भी ये जगह जगह पर ऐलान कर रही है कि अगली हुकूमत हम बनाएंगे, क्योंकि अवाम का एक बहुत बड़ा समंदर, एक जम्मे गफीर है जो कि PTI के साथ है। ब्रेक से वापस आके आमिर साहब के सामने मैं चंद सवालात रखूंगी कि जमीनी हकायक क्या है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI, तीनों बड़ी सियासी जमातों के हवाले से आमिर साहब से 1 बाय 1 इनके ऊपर, जमीनी हकायक के ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, अब जरा ज़मीनी हकायक की बात करते हैं। अवाम की बात भी होगी इसके अंदर डेफिनेटली, क्योंकि वोट का हक तो अवाम के पास ही है और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जो मैं पहले भी बात कर रही थी कि नेशनल असम्बली की या मैं सूबाई असम्बली की बात करूँ, जनरल और मखसूस नशिस्तों की तादाद तो 1085 है, और ये धींगा मुश्ती जो तीनों बड़ी सियासी जमातों के अंदर है। पीपल्स पार्टी सिंध से बैठ के ये क्लेम कर रही है, पंजाब का भी वो सफाया करेगी, KPK के अंदर भी वो झाड़ू फेर देगी। नून लीग समझती है कि सिंध के अंदर हम इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी के खिलाफ झाड़ू फेर देंगे। PTI ये बात करती है कि मेरे साथ अवाम का समंदर है, मैं पूरे मुल्क के अंदर झाड़ू फेर दूंगी। तो जमीनी हकायक क्या है? क्या लगता है कि जो दावे हैं सादा अक्सरियत के किसी भी सियासी जमात की तरफ से, क्या वो वाकई कामयाब होंगे, या आपको लगता है कि भानुमति का एक कुंबा है जो इलेक्शन के बाद हमें बनता हुआ नजर आएगा? मेरा ख्याल ये अभी बहुत अर्ली है कि आप इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें कि जी कौन कितनी सीटें लेगा। बहुत अभी, उससे पहले ये अभी देखना होगा कि किन हालात में इलेक्शन होता है। अभी काफ़ी सारे सवालात मौजूद हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मुकदमात चल रहे हैं इमरान खान के मतलब, ये देखना है कि आया वो क्या इलेक्शन लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। फिर उसके बाद जो बाकी कौन कौन से उनकी टॉप लीडरशिप में से शामुद कुरैशी खुद लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, तो उनका वो है। फिर निचले जो है 3rd टियर 2nd टियर के अंदर जो हैं वो जो उनके उम्मीदवार हैं, क्या उनमें से कितनों को लड़ने दिया जाएगा? बेताशा लोग इस वक्त दौड़े हुए हैं, भागे हुए हैं, और उनके ऊपर प्रेशर्स हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है। तो वो अभी ये नहीं पता कि किन हालात में इलेक्शन होंगे, कितनी वो जो ये पार्टियां एक दूसरे पे लेवल प्लेइंग फील्ड का ना होने का इल्ज़ाम लगा रही हैं, और पीपल्स पार्टी भी लगा रही है। और मैंने बताया कि पीपल्स पार्टी के मुझे 1 दर्जन के करीब मफरूर तो पंजाब में पाए गए हैं। तो वो अभी कंडीशंस क्लियर नहीं हुई हैं। मतला जो है ना अबर आलूद है, वो मसला ज़रा अगर क्लियर हो जाए कि वेदर नज़र आए तो फिर फोरकास्ट की जा सकती है कि बादलों के पीछे क्या है। अभी फ़िलहाल देयर आर क्लाउड्स ऑल अराउंड कि अभी बादलों में सब कुछ छुपा हुआ है, तो ये पहले क्लियर हो जाए। मगर
कुछ अर्ली ट्रेंड्स आप क्लियरली उनके बेसिस पे जज कर सकते हैं कि केपी के अंदर ये जो हाल ही में कन्वेंशंस के नाम पे ये जो जलसे हुए हैं वो तो क्लियरली बहुत ज़्यादा पीटीआई की वहाँ नज़र आ रही है कि ये जो करक में, दीर में, मर्दान में ये जो कन्वेंशन हुए हैं, लोगों का एक बहुत क्लियरली नज़र आता है कि टिल्ट जो है पीटीआई को वहाँ दबाना आसान नहीं होगा। और जेयूआई को इसलिए फ़िक्रमंदी होगी और उनकी तरफ से जो इस तरह के बयानात आने शुरू हो गए हैं उनके गवर्नर साहब की तरफ से, बाकी चीज़ों से, तो नज़र आता है। सिंध में जितनी मर्ज़ी उनकी मुश्किलात हों, मगर क्योंकि नून लीग का वहाँ पे कोई एक भी सीट नहीं थी, आप देखें ना पूरे सिंध के अंदर से, तो अभी उसमें घुसना नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं समझता हूँ कि बशीर मेमन साहब बेहतर उनको एक जो है शख्स मिल गए हैं जो इंटीरियर में अपने तल्लुकात और ये वो कुछ समझते हैं उसको इंटीरियर को। मगर वहाँ पे कराची में क्लियरली MQM असेंडेंस पे है और इंटीरियर में पीपल्स पार्टी अभी असेंडेंस में है। सबसे बड़ा वहाँ बलूचिस्तान में क्योंकि इलेक्टेबल्स के ऊपर आ जाती है, मुकाबला है पंजाब का कि पंजाब में क्या होगा। अभी आप तो लाहौर में बैठे हुए हैं आमिर साहब। नहीं, लाहौर में तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आम आदमी से बात करें तो पीटीआई बहुत असेंडेंस में नज़र आ रही है, मगर जब जहाँ जलसे होने जाएंगे तो फिर उसके बाद ज़रा ज़्यादा बावसूख तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए जितना मर्जी दबा ली जाए 19-20 की बजाय 17-20 का 16-20 का फ़र्क डाला जा सकता है, उससे ज़्यादा 2 और 20 का नहीं डाला जा सकता। और यहाँ पे ये कन्वेंशंस हो जाएंगे लाहौर से तो पता चल जाएगा कि यहाँ फ़र्क कितना है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा अगर टर्नआउट बड़ा हो गया और लोगों में नज़र आई कि वेव किसी तरह भी जाती हुई, तो कोई हमने देखा माजी में पीटीआई ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो बाई इलेक्शन जीते थे क्योंकि लोगों का मूड चेंज हो गया था। सो लोगों के मूड से आप एक हद तक इख्तलाफ कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लड़ सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमिर मतीन साहब लाहौर से हमारे साथ थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।